हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं जो 24 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है टेक्नीशियन का, उसके थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों के साथ में। ठीक है, सारे प्रश्नों को तो बताया गया, आंसर को तो बताया गया है, साथ ही साथ इससे जो संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंटों को भी डिस्कशन किया गया है। ठीक, तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो और भी पेपर जो होने वाला है टेक्नीशियन वाला, रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाने की बहुत ही हद तक संभावना है कि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान रेपो दर कितना है। तो वर्तमान रेपो दर है 6.5%। अगर वर्तमान रेपो दर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.5%। हम लोग जानेंगे आखिर में रेपो दर होता क्या है। तो रेपो दर जो होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक, जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे अब क्या है कि आरबीआई एसबीआई को पैसा दी, तो एसबीआई को पैसा दी तो एसबीआई से इंटरेस्ट भी तो लेगा। ठीक, वही रेट क्या कहलाता है, तो रेपो रेट कहलाता है। और रेपो रेट निर्धारित कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक इसी के अपोजिट होता है आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब एसबीआई के पास कैश ज़्यादा हो गया तो ये पैसा अपने पास नहीं रख करके किसके पास दे देगा, आरबीआई को दे देगा। अब आरबीआई क्या होगा, आरबीआई एक ब्याज देगा किसको, एसबीआई को। क्योंकि एसबीआई ने पैसा किसको दिया है, आरबीआई को दिया है। तो इस प्रकार से आरबीआई किसको ब्याज देगा, तो एसबीआई को देगा। ये कहलाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। तो कभी भी हम लोग जानेंगे कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो छोटा होता है रेपो रेट से। रेपो रेट से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए आगे देखेंगे। भारत का 43वां यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल मोइदम किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। असम राज्य हो जाएगा। कहाँ पे, तो असम राज्य हो जाएगा। और यहाँ पे टीले दफनाने की प्रणाली है, उसके लिए फेमस है। कहाँ पे, अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुरुआत किया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इसके लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया और पिछले 1 दशक में भारत में वन क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। आगे है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या पूछा गया था, इन दोनों में से एक प्रश्न था। तो सोडियम का संकेत जैसा कि पता है Na होता है, इसका परमाणु संख्या है 11, जबकि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 या फिर 22.989769 होता है। और परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है। एनसीसी के जो वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह है। एनसीसी का मुख्यालय की बात किया जाता है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली हो जाएगा। आगे था, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहते हैं या अर्पेचर ऑफ मिरर किसको कहा जाता है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं या अर्पेचर कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। दर्पण का द्वारक द अपर्चर ऑफ मिरर हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक ना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से संबंधित। तो आपको पता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह नियम किसके लिए है, तो जनरेटर के लिए है। वहीं इसका बायां हाथ का नियम विद्युत मोटरों के लिए दिया गया है। आगे था, ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड में लगातार दो ओलंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो नीरज चोपड़ा। आपको पता है लास्ट टाइम इनको मिला था गोल्ड 2020 वाले ओलंपिक में, और जबकि 2024 वाले ओलंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। गैस को सीधा ठोस में परिवर्तित किया जा रहा है, प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। जबकि ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, या फिर इसको कहा जाता है हिंदी में ऊर्ध्वपातीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं कि जिस अभिक्रिया में दो यौगिक दो नयौगिक बनने के लिए आयनों के आदान प्रदान करते हैं उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो फल मक्खी या जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है अम्ल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस? उदासीन निष्क्रिय अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है, जब हाइड्रा को हम कई टुकड़ों में काट देते हैं तो हर टुकड़ा कुछ समय के बाद नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? व्हेन हाइड्रा इज कट इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच पीसेस बिकम ए न्यू हाइड्रा आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज कॉल्ड? इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन या फिर रिविटलाइजेशन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन देन व्हाट इज वेट ऑफ द मून? तो हो जाएगा 60 न्यूटन। नेक्स्ट है नहीं, इसके बारे में है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार आपको पता है पृथ्वी से कम होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में मात्र 1/6 भाग है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। डिकम्पोजिशन या फिर डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन इसे कहा जाता है। ब्रेक लगने पर वाहक को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? आपको पता है घर्षण बल होगा ब्रेक जब लगेगा। व्हाट इज द फोर्स दैट स्टॉप द व्हीकल व्हेन ब्रेकिंग इज अप्लाइड? घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। एक आदमी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है, तो कार्य कितना होगा? कार्य बिल्कुल शून्य होगा। आगे थॉमस ने अपने हाइपोथेसिस में कौन से फल की बात की थी? थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में किस फल की बात की थी? तो उन्होंने तरबूज मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल? तो तरबूज मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या रखा गया था? तरबूज मॉडल रखा गया था, क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का जो धनावेश या तरबूज के समान माना गया और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम या फिर बीज की तरह उपस्थित हैं। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधन होता है? तो यौगिक में एकल संयोजक बंधन होता है जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन वाले में हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, सभी कार्बन आधारित जैव अणु में। दो संख्याओं का आपका अंतर पूछा था 19 है और योग बताया गया था 55 है, तो संख्या क्या होगा? सही आंसर इसका 37 और 18 हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 55 और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। हाइड्रा वाले टुकड़ा में देख रहे थे अलग अलग भाग में टोट बांट दिया गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन कहा जाता है। हाइड्रा के टुकड़ों में काटने के बाद जब हर टुकड़ा व्यवस्थित होकर के एक नया हाइड्रा बन जाता है, इस क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं और यह खंडन का एक संशोधित रूप है। हाइड्रा में पुनरुत्पादन अंगांतरण द्वारा होता है। ठीक, और गाड़ी में ब्रेक लगाते थे तो घर्षण बल, ठीक, गाड़ी को ब्रेक से रोकने के लिए घर्षण बल काम होता है। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो पहिया पर घर्षण बल लगता है। यह घर्षण बल की वजह से गाड़ी की गति धीमी होती है और अंत में गाड़ी रुक जाती है, तो गाड़ी के पहिया और रोड के बीच में घर्षण बल काम करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? आपको बताना, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रसायन विज्ञान का एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक के आयन या अवयव आपस में हो जाएगा बदलकर नए यौगिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत अम्ल और क्षार एक दूसरे से बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया कर लेते हैं और इस प्रतिक्रिया में अम्ल के हाइड्रोजन H+ आयन और क्षार के हाइड्रोक्साइड OH- आयन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। थॉमस ने अपने हाइपोथेसिस में कौन सा फल की बात किया था? तो तरबूज मॉडल का बात किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, सेमी है।
स्वाद रिसेप्टर कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि स्वाद रिसेप्टर कौन सा है, तो स्वाद रिसेप्टर जिन्हें स्वाद कलिकाएं भी कहा जाता है, ठीक है, यह संशोधित उपकला कोशिका होता है और ये कोशिका जो है मुख्य रूप से जीभ पर पाई जाती है, लेकिन मुख गुहा के अन्य क्षेत्रों में भी यह मौजूद होती है। स्वाद रिसेप्टर का इस प्रकार कौन कौन है? नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा एवं उमामी जैसे स्वादों का पता लगाने के लिए जिम्मेवार होता है स्वाद रिसेप्टर। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते चलेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड ने प्रयोग में कौन सी धातु का प्रयोग किया था? रदरफोर्ड का आप लोगों को पता होगा जो प्रयोग किया था, कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो सोने की पन्नी का, सोने का गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। इन्हें किसका प्रयोग किया था? तो गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अपनी प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा लचीला धातु है और सोने की पन्नी को आसानी से बहुत पतली चादरों में क्या कर सकते हैं? तो पीट सकते हैं। किसी आदमी का पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन करीब 10 किलोग्राम होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से का 1/6 गुना है, 1/6वां भाग है। धातु को हवा में जलाने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? धातु को जब हवा में जलाते हैं तो हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। धातु को हवा में जलाने पे धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। अधिकांश धातुओं में यह रासायनिक विशेषता होती है कि वे ऑक्सीजन के साथ मिलकर संबंधित धात्विक ऑक्साइड बनाती है। आगे है किस यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधन होता है? तो आप पहले भी देख चुके हैं कि एकल संयोजक बंधन हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन सभी कार्बनिक आधारित जैव अणु में होगा। अगर किसी तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, अगर किसी तार की लंबाई को दुगुना कर दिया उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तार की लंबाई को दुगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। क्योंकि लंबाई दुगुना करने पर तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कितना रह जाता है? तो आधा रह जाता है। चलिए इस प्रकार से हमने 24 दिसंबर का जो पेपर हुआ था, 24 दिसंबर का टेक्नीशियन का थर्ड शिफ्ट का, ये किसका था? थर्ड शिफ्ट के लगभग सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, एनालिसिस किया इसका, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल पुनः। कल 26 दिसंबर का जो पेपर होगा तीनों शिफ्ट का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोग के समझ उपस्थित कराएं। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।